नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी AITU। साथियों की जैसा आप लोग जान रहे हैं कि ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और तमाम बहुत सारे हमारे सहयोगी संगठन, बहुत सारे हमारे गुरुजन, बहुत सारे यूट्यूब पे काम करने वाले साथी, बहुत सारे लाखों लाख बच्चे जो ITI से और जिन्होंने ITI किया है और रेलवे के ग्रुप टी में जो इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया वैकेंसी को लेकर के, उसमें जिस तरीके की उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के बदलाव किया गया है कि उससे पूरा का पूरा देश के अंदर में एक अलग सा माहौल एक बना हुआ है। ITI के बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ, उसको लेकर के जो निरंतर हम लोग अपडेट आपको दे रहे हैं गौरव जयराम ऑफिशियल और AITU के माध्यम से भी आपको लगातार हम लोग जमीनी वो हकीकत बताने का प्रयास कर रहे हैं, रियलिटी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग किस स्तर पे केस को लड़ रहे हैं, किस किस तरीके से, किस किस माध्यम से हम लोग आपकी जो आवाज है उसको बुलंद करने का काम कर रहे हैं। निरंतर हमारा प्रयास है कि आपको सच दिखाएं, बिल्कुल भी कोई भी झूठ हम आपको ना दिखाएं। इसी को लेकर के आज मैं दिल्ली में हूं इस समय, और मेरे साथ में है जो हमारे इस केस को पूरी ताकत के साथ में और अपनी पूरी इंटेलिजेंसी के साथ में इस केस को लड़ रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे तथ्यों को ये प्रस्तुत कर रहे हैं कोर्ट के समक्ष। हमारे जो लीगल एडवोकेट हैं श्रीकांत प्रसाद जी, वो मेरे साथ में हैं। आज मैं इनसे जानूंगा कि आज कि क्या इस केस को लेकर के क्या क्या चीजें अभी तक हुई हैं और अभी आगे क्या होने वाला है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन वो आपकी काम की है। आप बने रहिएगा, पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार गौरव भाई, आप सभी का भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आज हमारे 50 लाख से भी अधिक बच्चे ITI के इस समय डायरेक्टली आपके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो देखते हैं कि हमारे वकील साहब क्या लेकर के आए हैं केस में, क्या चीजें चल रही हैं, क्या अपडेट हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज पहला सवाल है ये मेरा कि अभी तक वकील साहब AIT इसमें ITI को लेकर के क्या अपडेट है, रेलवे ग्रुप डी को लेकर के, वो आप बताइएगा प्लीज। देखिए, जैसा कि है कि 22 जनवरी को हमारा फर्स्ट कोर्ट में हियरिंग था जी। कैट में। तो बहुत देर तक उसमें हियरिंग चला और सारी चीजें निकलने के बाद कोर्ट को लगा कि हाँ, कुछ तो चीजें हैं कि आर्बिट्रेनेस शो करती है कि रेलवे ने सडनली ये किया। अगर तरीके से करती, टाइम देके करती, एक प्रिपेयर होता, मेंटली प्रिपेयर बच्चे हो जाते हैं उसलिए कि नहीं अब ITI हटा देंगे, अब हमारा सिर्फ 10th पे कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन में बैठने वाले लोग हाई क्वालिफाइड लोग होंगे, तो उससे कंपेयर करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते। तो इन सब चीजों को आर्ग्यू करने के बाद कोर्ट ने इसको सुना, एक्सेप्ट किया, नोटिस इशू किया स्टेट को, रेलवे को, जो भी वहाँ रेलवे की काउंसिल थी। और उसके नेक्स्ट डे मुझे रेल मिनिस्ट्री से खुद ईमेल आया, फोन आया, और मैंने उनको पर्सनली भी वो ईमेल्स भेजी हैं, मतलब फाइल भेजा है और सारा चीज भेजा है, और उन्होंने फोन पे बात करके बोला कि डिसीजन, वी आर टेकिंग डिसीजन ऑन ओवर दिस। और उसके बाद नॉर्मली होता है कि अपडेट हो जाता है ऑर्डर शीट जो है, और लेकिन इसमें अपडेट नहीं किया क्योंकि शायद सिक्योरिटी रीजन है, सेंसिटिव मैटर्स है। 1-2 हजार 500 लोगों का मामला नहीं है, 39,20,000 ITI होल्डर्स का मामला है। तो सेंसिटिविटी थोड़ा सा है, डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो रेलवे को, विदाउट एनी बाइसनेस की मामला दबाव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को बचने के लिए इस सिक्योर और तरीके से इसमें जो है ऑर्डर पब्लिश नहीं किया और काम चल रहा है। और 14 फरवरी को हमारा, उससे पहले हमको रिप्लाई आ जाएगा, 1-2 दिन पहले, और 14 फरवरी को हम इस पे आर्गुमेंट्स करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि उसके बाद 8 दिन बचेगा फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म बंद होने में, इसलिए 8 दिन के भीतर हमको जो भी करना है। अभी आपने जैसा कि बताया कि जो हमारी सुनवाई हुई उसमें नोटिस जो है रेलवे को दिया गया है, तो इसके रिगार्डिंग मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या क्या वो जो नोटिस रेलवे को दिया है कि उसका जवाब आप तक पहुंचा है, माननीय न्यायालय तक पहुंचा है या नहीं, उसके संबंध में क्या कहना है? देखो, अमूमन क्या होता है, जब हम लोग तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास पूरे देश भर में केस होते हैं, उसके ऊपर लाखों केस हर दिन हर महीने होते हैं, तो इसलिए बहुत प्रेशर होता है, उस चीज पे काम होता है। तो इमिडिएटली एक ही केस उनके पास नहीं है, बट हाँ, इसकी थोड़ी एम्फेसिस ज्यादा है बिकॉज ये थोड़ा प्रायोरिटी मैटर पे है। अभी हमारा 22 तारीख में लगता है 8 दिन हुए, 9 दिन हुए हैं, तो 14 तारीख से पहले पहले जवाब 100% आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो फिर वन साइडेड हमारा काम मुझे लगता है हो जाएगा। इस चीज से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित हैं, देश भर के अंदर में लाखों बच्चे इस समय कहीं ना कहीं से प्रभावित हैं, तो वो परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, वो निरंतर देखते हैं कि क्या अपडेट हमको मिल रही है। इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जैसे हमारी 22 तारीख को सुनवाई हुई और उसके बाद में अभी 14 फरवरी को हमारी डेट लगी है, तो क्या माना जाए कि 14 फरवरी को फाइनल जजमेंट आएगा या इसके आगे भी कुछ टाइम या गाइडलाइन दिया हुआ है कि ये जब तक केस का फाइनल जजमेंट इसमें आएगा? देखो, अमूमन लॉ क्या कहता है कि अगर कोई आदमी कभी भी केस फाइल करता है, तो चाहे वो एग्जाम हो जाए, रिजल्ट हो जाए, जो भी हो जाए, जब भी डिसीजन आता है, तो डिसीजन की सब्जेक्ट टू सारी आगे ही पीछे की कार्रवाई होती है। अगर डिसीजन में होता है कि नहीं, ये फॉर्म भरना इनका गलत है, ये लोग नहीं भर सकते, मैंडेटरी 10+ ITI, तो चाहे वो 6 महीने बाद डिसीजन आए, तब भी सारे फॉर्म को खत्म कर दिया जाएगा, रिक्रूटमेंट्स को क्वैश कर दिया जाएगा। ये है सेटल लॉ, सर्विस लॉ में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपना कितना तारीख तक फॉर्म डेडलाइन है, लास्ट डेट जो भी है, और शायद
22 22 फरवरी का उन्होंने लास्ट क्लोजिंग रखा 22 है। फरवरी लास्ट जी क्लोजिंग डेट है। जी तो 22 फरवरी से पहले इसीलिए 14 फरवरी की डेट मिल गई है कि नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म को बंद होने से पहले ही इस पे फाइनल डिसीजन हो जाए। और डिसीजन किस चीज पे होगा 14 तारीख को, हम लोग तो उसी पे आर्ग्यू करेंगे कि क्या आईटीआई को हटाना सही है कि गलत है, और इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म ये भरवा रहे हैं वो सही है कि गलत है। जी जी इसके ऊपर डिसीजन होगा। इंटरिम हमने स्टे मांगा है कि इन बच्चों को फॉर्म भरने से रोका जाए जो मैंडेटरी 10th प्लस आईटीआई नहीं रखते हैं, और इस लेटर पे भी रुकावट की जाए जो ये कहता है कि क्वालिफिकेशन 10th ही सिर्फ है। जी वकील साहब बहुत बढ़िया। अभी मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश के अंदर में इस मुद्दे को उठाने का काम किया है, और हमारे संगठन के साथ साथ में और भी हमारे सहयोगी संगठन हैं, और भी हमारे सहयोगी कुछ अध्यापक हैं, कुछ यूट्यूब पे काम करने वाले हमारे साथी हैं, और लाखों बच्चे इससे जुड़े हैं। तो मैं क्या कहना चाहेंगे आपकी एआईटीओ के लिए, क्या सुझाव है आपका कि हमको किस तरीके से और आगे चीजों को लेके जाना चाहिए कि जिससे प्रभाव पड़े? इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है जो सभी को ध्यान देना चाहिए, और ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको कंप्लाई करने में आप लोग को, लेकिन 100% है अगर आप लोग इसको मानोगे जी जो बात मैं बोल रहा हूँ, तो 100% रिजल्ट में बहुत बदलाव होगा और आप लोग को इसका मिलेगा। वो क्या है जी कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जिसको आपने दिया वही सुपर पावरफुल है। जी एम्प्लॉयर रेलवे के पास पूरा अधिकार है, और रेलवे कौन है, वो है जिनको आपने चुना है, बिल्कुल वही रेल मिनिस्टर, वही सारी चीजें। जी तो आप लोग ही उसको जब दिखाएंगे कि हमारा ये ग्रीवांस है, हमारी ये परेशानी है, हमारी ये चीजें हैं, जी तो वो परेशानी ग्रीवांस कैसे दिखेगी? 4 बच्चे आज कोर्ट आए हैं तो 4 बच्चे परेशान हैं, जी लेकिन लाखों बच्चे कब परेशान होंगे? जब लाखों लोग लीगल तरीके से, ट्विटर वीटर को कोई वैल्यू नहीं है लीगल रिकॉग्निशन में, आप लोग लेटर जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो लेटर लिख के डीजीटी को लिखिए, रेलवे को लिखिए, बाय पोस्ट भेजिए। इतने लाख लोग हैं, 40 लाख कम से कम 1,50,000 तो लेटर भेजिए। बिल्कुल डेफिनेटली भेज सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वही चीज़। तो मैं अभी यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप सभी साथियों को कि हमारे वकील साहब से, चूंकि क्योंकि मामला न्यायालय में है, इसलिए हम लोग जो भी स्टेप उठाते हैं वो लीगल तरीके से उठाते हैं, और हम वकील साहब से भी इसी बात पे हम लोग सलाह ले रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि डीजीटी का इसमें क्या योगदान होना चाहिए था जो अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, और डीजीटी को लेकर के हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं। जैसा कि अभी आपने क्या कहा कि लाखों कम से कम लेटर हम लोगों को भेजने चाहिए, तो हम फर्स्ट स्टेप पे डीजीटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपका हम लोग चाहते हैं, हमारे बच्चे ये सुनना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा लिया गया स्टेप कुछ गलत तो नहीं है, कानूनी दावपेच में कहीं कोर्ट में उससे हमारा माननीय न्यायालय में कोई नुकसान तो नहीं है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा साफ कर दीजिए कि डीजीटी का क्या तो रोल होना चाहिए था, उसने क्या काम नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, और अब हमको क्या करना चाहिए उसमें आगे, वो थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। तो आपको पता होगा, इट वाज द एम्बिशन और वी कैन से डेडिकेशन और फोकस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2015, जी जब उन्होंने बोला कि भारत में इतनी बेरोजगारी है, उसको कम करने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, कौशल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग का इनको फायदा देंगे, जॉब दिलवा के, चाहे जैसे भी तरीके से। जी इस परस्वेंस में 2015 में एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास मंत्रालय, जी और जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो जी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग वो डिपार्टमेंट है एमएसटी का जो देश भर में कौशल का ट्रेनिंग देते हैं, आईटीआई हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो गई, ये सारा काम डीजीटी का है, जी और उन्हीं की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत सरकार का अलग अंग है, एक अलग मिनिस्ट्री बना दी है उसको, जी कि आप लोग का काम है देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, इनको हुनर सिखाना, टैलेंट देना, स्किल्स देना, और स्किल्स का यूटिलाइज करवाना, बिल्कुल चाहे जहां भी उनको एम्प्लॉयमेंट में लगा सकते हो, कोशिश आपको करनी है। जी तो डीजीटी का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल इसमें होना चाहिए था कि डीजीटी के माध्यम से ये सारी आईटीआई हुई, अप्रेंटिसशिप हुई, और अचानक से रेलवे हटा देती है आईटीआई को। ये बहुत बड़ा नुकसान बच्चों के लिए है, जिन बच्चों ने अपना टाइम स्पेंड किया, एनर्जी लगाया, सब लगाया, और इस मामले में डीजीटी शांत बैठा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट शांत बैठा हुआ है। मतलब ये तो इतना बड़ा पावरफुल होते हुए भी वो लोग शांत बैठे हैं, क्या वजह, कितना प्रेशर है कि क्या है, नहीं है? डीजीटी को करना चाहिए। और आप लोगों का क्या करना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डीजीटी सेक्रेटरी को हर बच्चा एक एक लेटर लिख के बाई पोस्ट भेजे उनको, और तुरंत अगले 2 से 3 दिन के अंदर कम से कम लाखों लेटर वहां तक पहुंचने चाहिए। जी जी बहुत बढ़िया। अभी जैसा कि बच्चों का जो सवाल हमारे पास में आ रहे थे, बहुत सारे हमारे सहयोगी जो साथी हैं, बहुत सारे हमारे सहयोगी संगठन हैं जो इस लड़ाई में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से बार बार ये पूछा जा रहा था कि हम लोगों को क्या लीगली कोई बाउंडिंग ऐसी तो नहीं है कि भाई हम लोग कोई स्टेप उठाएं और वो कानूनी रूप से वो गलत हो जाए। तो वकील साहब ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि, और यहाँ पे एक चीज और है कि हमने स्वयं उसमें पार्टी भी शायद डीजीटी को बनाया है, इसमें पार्टी स्वयं जो है कोर्ट में भी हम लोगों ने इसको पार्टी बनाया है। तो अभी हम लोग इसको मैं जल्द ही जो है, आज हम लोग शाम की एक बैठक में ये तय कर लेंगे अपने सहयोगी साथियों के साथ में क्या हमारा उसका एजेंडा रहने वाला है, क्या लेटर रहेगा कि जिसमें हम लोग डीजीटी के संबंधित अधिकारियों को वो अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे, कॉमन फॉर्मेट के माध्यम से हम लोग मेल कराएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लाखों की संख्या में पोस्ट जो के माध्यम से वो लेटर जो है बच्चों की तरफ से वहां जाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं डीजीटी को, जो नींद में आज डीजीटी सोया हुआ है, उसको जागना पड़ेगा। और वो जगाने का तरीका यही है
कि हम लोग ट्विटर के साथ साथ हम लोग फिजिकली लेटर भी दें, हम लोग पोस्ट के माध्यम से लेटर दें और अन्य माध्यमों से हम लोग अपनी बात पहुंचाने का हम लोग काम करें। मैं अभी बस लास्ट 2 सवाल और आपसे वकील साहब पूछना चाहता हूं। पहला सवाल बहुत बड़ा ये है कि इस समय बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। सुबह शाम फोन को उठा के देखते हैं कि कोई नया अपडेट कोर्ट की तरफ से आया है कि नहीं आया, वकील साहब का कोई नया अपडेट आया है कि नहीं आया, एआईटीओ की तरफ से कोई अपडेट आया है कि नहीं आया। तो उसको लेकर के मैं आपसे 2 सवाल और पूछना चाहता हूं। पहला सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 14 फरवरी को जो हमारी सुनवाई होनी है, क्या संभावना है उसमें? आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपने इस पे तैयारी की है, पूरी फाइल ये कंप्लीट आप लोगों आपने की है इतने सारे पेज की, तो क्या लगता है कि उसमें हम लोगों को कितनी सफलता और किस तरीके से सफलता इसमें हमको देखो मिलेगी? 14 को मेन जो फोकस है और जो होगा एज पर लॉ, वो क्या होता है कि पूरा केस डिसाइड नहीं होता है। जी 14 को क्या होगा कि जो हमारे इंटरिम प्रेयर है जी कि आप रिसेंटली में उनको फॉर्म भरने से रोकिए, जी ये तो कुछ ऐसा ऑर्डर कीजिए कि हमारा केस है विच विल डिसाइड अपॉन सब्जेक्ट टू आउटकम। जी जो भी कोर्ट का फैसला होगा बाद में 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी होगा, तो उस फैसले के अनुसार ये चीजें बदल जाएगी। भले ही वो एग्जाम ले ले, फॉर्म ले ले, रिजल्ट जो भी है सारा इसके बेसिस पे होगा। तो अगर फैसला आता है कि नहीं आईटीआई को हटाना गलत है, तो जो बच्चे जिनका आईटीआई नहीं है और सिलेक्ट हो गए उनको भी हटाया जाएगा। तो सब्जेक्ट टू आउटकम के लिए करवाने की पूरी कोशिश है। चाहे जो भी हो, पेंडिंग नहीं डालने देंगे। 14 को हम लोग कोई डिसीजन लेंगे, चाहे यस में चाहे नो में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कोई भी एडवोकेट भारत का कोई गारंटी नहीं देता जी जी इसमें, ये लीगल चीज होती है। जी हमारा काम है कोशिश करना, जी हम एक आपके लिए प्लेटफॉर्म है, जी मजबूत तरीके से कानूनी तरीके से इसको पेश करना कोर्ट के पास। जी कोर्ट उसको देखेगी क्या होगा नहीं होगा, और उसके बाद इतना जरूर है कि जैसे अगर नहीं भी होता है उस दिन ट्राइब्यूनल में, तो हाई कोर्ट हम लोग तुरंत जा सकेंगे। इस हिसाब से हम लोग अपना काम करके रखेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। एक और सवाल मैं जो कि लाखों बच्चों की तरफ से है और उनका सरदर्द बना हुआ है कि जिस तरीके से फार्म ऑनलाइन हुए हैं और पंजीकरण कराने की जो प्रक्रिया है वो चालू है, तो क्या बच्चों को अभी क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई उनको फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, या फॉर्म भरेंगे तो क्या हो सकता है, नहीं भरेंगे तो क्या हो सकता है? उसके संबंध में भी एक आपकी तरफ से एक कानूनी रूप से जो है क्या इसमें जवाब है? देखिए, ऐसा होता है कि एक बार अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, जी इसका मतलब यू हैव एक्सेप्टेड द कंडीशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। जी और जब आप एक बार कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर बाद में उसी चीज को केस नहीं कर सकते हैं। जी जब कोर्ट बोलेगा कि आप, जब आपने खुद स्वीकार कर लिया इस फॉर्म को, इसमें कंडीशन जो थी वो स्वीकार कर लिया, फिर आप उसको केस फाइल कर रहे हैं कि नहीं, गलत है, ऐसे जी थोड़ी चलेगा, दोनों चीज आपको मिलेगा। तो आप या तो 14-15 तारीख तक रुक जाइए, 16 तारीख से एप्लीकेशन फिल करिए, जब से भी हम लोग करते हैं, लेकिन हो जाएगा 17-18 तक एप्लीकेशन फिल हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। जी मतलब कहने का ये है कि पूरी तरीके से कि अभी आप लोग को 14 तारीख को हमारी सुनवाई है और आप 14 के बाद में फॉर्म भरना प्रारंभ कर सकते हैं, और जब तक आप वेट आपको करना चाहिए कानूनी रूप से, चूंकि हमारी लड़ाई माननीय न्यायालय के समक्ष है। और मैं बड़ा स्पष्ट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ सभी साथियों को कि हम लोग, हमारा संगठन एआईटीओ और हमारी पूरी टीम, जो सहयोगी दल हमारे साथ में इसमें सहयोग कर रहे हैं, कुछ जो भी गुरुजन सहयोग कर रहे हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं। और यही कारण है कि माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग हैं, और माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी फैसला हमारे को मिलेगा, हम उसको स्वीकार करते हुए आगे हमको क्या स्टेप लेना चाहिए, आगे और भी माननीय न्यायालय हैं, अगर कुछ चीजें होती हैं तो हम लोग न्यायालय का भरपूर तरीके से सम्मान करते हैं और समर्थन भी करते हैं कि जो भी डिसीजन होगा हम उसका स्वागत करते हैं, संवैधानिक रूप से हम उसका स्वागत करते हैं, और संविधान से बाहर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमारे माननीय वकील साहब जी बार बार हम लोगों को, सभी बच्चों को गाइडेंस, गार्जियन की तरह गाइड कर रहे हैं, और लगातार हम भी कोशिश वही कर रहे हैं कि उसको हम लोग फॉलो करें। तो साथियों, ये अभी मैंने पूरी चर्चा, एक लंबी चर्चा वकील साहब के साथ में मैंने की। हमारे कानूनी अधिवक्ता हैं जो मजबूती से हमारी लड़ाई को, बहुत तार्किक तरीके से हमारी लड़ाई को कोर्ट के समक्ष रख रहे हैं, और उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि किस किस तरीके से इस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, क्या क्या इसमें फैक्ट हैं, क्या इसमें होना चाहिए। और उन्होंने ये भी निर्देशित किया है कि भाई आप लोगों को अब अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या किस तरीके से डीजीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, वो भी उन्होंने बताने का काम किया। अब हम लोगों को मिलकर के और इस प्लेटफॉर्म को और हमको मजबूत करना है कि जिससे कि हम अपनी आवाज को मजबूती के साथ में डीजीटी के समक्ष रख सकें, रेलवे के समक्ष रख सकें, और अन्य प्लेटफॉर्म पे भी हम अपनी बात को मजबूती से रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आगे आप बने रहिएगा गौरव जयराम एआईटीओ के साथ में, और अन्य जो भी हमारे साथी सहयोगी दल, जो भी सहयोगी साथी इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं, उनको भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। उनका समर्थन, आप जिस भी टीचर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी टीचर को आप समर्थन अपना दे रहे हैं, वो समर्थन डायरेक्टली हमारे पास तक आ रहा है। वो समर्थन एआईटीओ को भी जो समर्थन आप दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस केस की ताकत बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि जो भी डायरेक्शन दिल्ली से हमको मिल रही है उसको हम लोग जल्दी से पब्लिक में पहुंचा सकते हैं, और पब्लिक पहुंचाने के बाद में हम उसका कहीं ना कहीं जो अपना मैसेज है उसको हम लोग भेज सकते हैं जहां हमको वो भेजना है। तो ये ताकत कहीं ना कहीं हमारी एक दूसरे से मिलकर के बनी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा गौरव जयराम एआईटीओ के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद वकील साहब।